संसद का सत्र जो है अगले 1-2 दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन संसद के इस सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच जो है तनातनी बराबर देखने को मिली। राज्यसभा की हालत तो यह है कि लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त हो गया है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो राज्यसभा के विपक्ष के सांसद हैं वो विजय चौक तक मार्च करते हैं, अपनी बात कहते हैं, लेकिन जिन सांसदों का सस्पेंशन हुआ है वो अभी तक खत्म नहीं किया गया है, पूरा सत्र निकल गया है। लोकसभा में भी कुछ ऐसी स्थिति है। इसी बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल पास करा लिए हैं और इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो कि एक मुखर आवाज है विपक्ष का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका बुलाने के लिए। मेरा पहला सवाल है कि कल जो बिल पास हुआ है वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का, उस पर आपकी आपत्ति क्या है? सरकार का कहना है कि कई वोटरों के कई जगह जो है वोट है, किसी का बिहार में है तो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, वो सबको ठीक करने के लिए जरूरी है। आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, ये जो सरकार का जो जस्टिफिकेशन है ये बिल्कुल झूठ है, इसलिए कि हर साल वोटर लिस्ट में नाम का इंक्लूजन होता है और एक्सक्लूजन होता है। फॉर्म 7 और फॉर्म 20 होता है, और अगर किसी का नाम 2 जगह पर है तो पोलिंग के दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका चैलेंज कर सकती है और उसको रोक दे सकती है। तो ये कहना, और दूसरी बात यह है कि बोगसिंग रोकना है। बीजेपी के 300 एमपी जीत गए, तो क्या उन्होंने बोगसिंग से कामयाब हुए? इतने प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या वहां पर वो बोगसिंग से जीते? और अगर बोगसिंग हुई तो सरकार को चाहिए था कि संसद में, पार्लियामेंट, लोकसभा में डेटा देते कि हाँ विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 14 में और 19 में इतना बड़ा बोगसिंग हुआ। कुछ बोगसिंग नहीं है। असल मुद्दा यह है कि आप आधार को एपिक कार्ड से जोड़ रहे हैं, जो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के लिहाज से आधार को आप सिर्फ वेलफेयर मेजर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप इस तरह का लेजिस्लेशन नहीं बना सकते। और तीसरी बात यह है कि बाबा, यह समझने की जरूरत है देश की जनता को कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और मुझे और आपको जो एपिक कार्ड मिलता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से मिलता है। यूआईडीआई का क्या ताल्लुक है, इसे बताइए। आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ओवैसी साहब, आपका कहना है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। किस रंग से दुरुपयोग किया जा सकता है? क्या जो वेलफेयर स्कीम है उसको बंद कर दिया जाएगा यदि आपने उनको वोट नहीं दिया तो? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 2018 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की सरकार थी। वहां पर उन्होंने एक सेवा मित्रा ऐप बनाया और तेलुगु देशम की सरकार ने एक आईटी फर्म को बाकायदा तौर पर उनको आधार का डेटा लीक करवाया गया, और आधार के डेटे की बुनियाद पर तेलुगु देशम के वर्कर्स उन इलाकों में जाते और पॉइंट्स देते कि मनोरंजन भारती के घर में कितने परसेंटेज लोग टीडीपी को वोट दे सकते। अगर आप नहीं देंगे तो बोलते यहां पर नहीं दे सकते, और जहां पर देते वहां पर हाँ ये ओवैसी का घर देगा। तो उस बुनियाद पर वो फॉर्म 70 और फॉर्म 20 डालते, और नतीजा ये निकला कि आधार, पहले तो आधार के जिम्मेदारों ने उसको डिनाई किया, बाद में तेलंगाना में, क्योंकि वो आईटी ऑफिस तेलंगाना में था, उन्होंने कंप्लेन की, तो नामों का एक्सक्लूजन हुआ। आंध्रा में और तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन में लाखों लोगों के नाम निकाल दिए गए इसी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार को यह मालूम हो जाएगा कि एक्स इलाके के लोग हमको वोट दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, तो नाम भी निकाल सकेंगे, अपनी स्कीम्स को उस तरह से बनाएंगे ताकि उनको फायदा पहुंचे। तो ये एक बहुत ही 360 डिग्री प्रोफाइल जो है वो वोटर का बन जाएगा, जिससे हमारी जमहूरियत की जो खूबसूरती है कि यूनिवर्सल सफरेज, सीक्रेट बैलेट, ये सब आप इन्हें क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब, आधार का डाटा तो हर जगह उपलब्ध है। आप मोबाइल भी रिचार्ज कराने जाओ, आप कोई सिम कार्ड लो, हर जगह आधार ही तो मांगते हैं। तो नहीं, अगर बल्क में आधार का डेटा लीक हो गया था पूरे आंध्र प्रदेश का, माने जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, अगर वो डेटा लीक हो गया तो उसमें मेरा कास्ट, मेरा फोन नंबर, मेरा पैन कार्ड, मेरा बैंक अकाउंट,
ये सब चीजें अगर डेटा एक इलेक्शन के वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी के पास आ जाएगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस पॉलिटिकल पार्टी कैसा इसका दुरुपयोग या एक्सप्लॉयटेशन करेगी अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और देखिए बाबा, देखिए स्टेट का एक डेटा बन रहा है। तेलंगाना में एक सेवा मित्रा सर्वे हुआ, हर स्टेट में स्टेट रेसिडेंट डेटा बना हुआ है। अरे भाई, उस डेटा का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? आपको सब मालूम कि मेरा हर चीज आपके पास है, उसको आप एपिक कार्ड से जोड़ देंगे तो फिर ये तो अनड्यू एडवांटेज हो जाएगा। ये तो हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती में कह दिया कि डेमोक्रेसी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरकार तो उसके खिलाफ ही काम कर रही है। चलिए, दूसरा मुद्दा है ओवैसी साहब, जिसका आप लोगों ने आपने विरोध किया है, जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 की गई, इस पे क्या ऐतराज है? क्या आपको नहीं लगता कि मैच्योरिटी होगी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी शादी के बंधन में बंधने के पहले कुछ कैरियर के लिए भी वो अपना कुछ कर सकती हैं? इस पे क्या आपत्ति है? देखिए, मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह है कि नरेंद्र मोदी क्या पूरे देश के अंकल बने हुए 18 साल के लड़कियों के लिए कि वो तय करेंगे कि वो कब शादी करेंगे, कब बच्चा पैदा करेंगे, वो कब क्या खाएंगे, किसकी पूजा करेंगे या किसकी इबादत करेंगे। 18 साल की उम्र में भारत के कानून के लिहाज से वो देश के प्रधानमंत्री को चूज कर सकते हैं, सांसद को चूज कर सकते हैं, विधायक को चूज कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कर सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, मगर शादी नहीं कर सकते। और ये कैसा आर्गुमेंट है बताइए? आप कौन हो तो मुझे रोकने वाले? हम तो ये कह रहे हैं कि लड़कों की भी उम्र शादी की आप 18 साल कर दीजिए। और बाबा, एक बात समझिए आप, ये सरकार कहती है कि नहीं लड़कियों को चॉइस मिलेगा, चाइल्ड मैरिज रुकेंगे। मनोरंजन भारती साहब, गवर्नमेंट का डेटा बताता है कि 45% गरीब घरों में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, 10% अमीर घरों में होती है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये भी कहता है कि 27% से चाइल्ड मैरिज 23% पर आ गई। अमेरिका में 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 14 साल में शादी की इजाजत है, यूके में 16 साल, न्यूजीलैंड में 16 से 19 साल। वो वहां पर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर लड़कियों को, महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव करते हैं, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव करते हैं, उनको ताकतवर इतना बना देते हैं कि वो अपना जिंदगी का डिसीजन खुद चूज कर सकते हैं। यहां पर मोदी सरकार क्या कर रही है? वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स जो 2005 में 26% था, 2020 में 16% हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपके पास स्टैंडिंग कमेटी की पार्लियामेंट रिपोर्ट आती है कि 446 करोड़ में से 79% तो खाली नरेंद्र मोदी के एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इनको अख्तियार दीजिए, वो कब शादी करेंगे नहीं करेंगे उनका अख्तियार है। तो लिव इन रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, देश के प्रधानमंत्री को वोट डालेंगे और आप कहेंगे 21 साल, किस बुनियाद पर 21 साल? और हमने यूनाइटेड नेशन के एक सिक्योरिटी जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन को हमने माना कि हम शादी की उम्र 18 साल रखेंगे। तो उस सब की मुखालिफत आप कर रहे हैं। यहां पे एक सवाल यह भी उठा कि यदि हम वोट 18 साल में दे सकते हैं तो सांसद बनने के लिए मुझे 25 साल का क्यों इंतजार करना पड़ता है? बाबा, हमने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया है। अगर पार्लियामेंट फ्राइडे को चलेगा तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बिल को। मेरा डिमांड यह है कि 25 साल नहीं 21 साल में उनको सांसद बनना चाहिए, 21 साल में एमएलए बनना चाहिए। भाई 18 साल में वोट डालेंगे, 25 साल तक क्यों इंतजार करेंगे? क्या जस्टिफिकेशन है बताइए ना आप। जब इस देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है तो हमको नौजवानों को पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। क्यों नहीं एक 25 साल का शख्स देश का प्रधानमंत्री बनेगा? बनना चाहिए ताकि वो एक नई ताकत लेकर आए। दो मुद्दे पे बात करूंगा। एक मुद्दा जो कि अभी भी राज्यसभा जो है वो नहीं चल पा रहा है, लोकसभा में भी हंगामा होता है। जो एमओएस होम है, जिनके बेटे पर जीप चढ़ाने का आरोप है, अब एसआईटी ने भी कह दिया कि ये सुनियोजित था, लेकिन ये हो नहीं पा रहा और राज्यसभा रोज जो है मार्च करते हैं वो विजय चौक तक। क्या मजबूरी लग रही है? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसको देखते हुए नहीं हटाया जा रहा है? और क्या कृषि बिल वापस लिया गया, उसमें भी उत्तर प्रदेश का चुनाव है? देखिए, बीजेपी तो आडवाणी का वो इस्तीफा भूल चुकी है जो जैन डायरी में आया था। बीजेपी ने ये देश को बताना चाह रही है कि मंत्री जी की गाड़ी जरूर उनकी थी,
मगर उनका कोई हिस्सा नहीं। अरे भाई, आप ही की गाड़ी थी, आप ही के घर में साजिश बनाई गई और आप ही के बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को कत्ल कर दिया। अब ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ये समझ रही है कि देश की जनता बेवकूफ है, उनकी आंखों में धूल झोंका जा सकता है। अरे बाबा, एक मिसाल देता हूं मैं आपको। मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक लड़की के नाम पर मारुति वैन थी, उसको सजा दी गई कोर्ट में। वो तो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं की। यहां पर मंत्री जी के नाम पे गाड़ी है, बेटा उनका घर में बैठकर साजिश करता है और मारता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा यह है, इंसाफ का तकाजा यह है कि सरकार उनको हटाए। और जब इंक्वायरी कोर्ट से तय हो जाएगा, मगर नहीं हटाना चाह रहे, इसलिए नहीं हटाना चाह रहे क्योंकि तेनी साहब का ताल्लुक आला जात आला कास्ट से है और बीजेपी उस कास्ट को, उस अपर कास्ट को नाराज नहीं करना चाहती। इसीलिए अपने इलेक्शन फायदे के लिए इंसाफ की बलि लगाई जा रही है, इंसाफ को कुर्बान कर दिया जा रहा है। उस पूरे डिबेट में वो जो लोग मर गए, उनके खानदान पर क्या बीतती होगी कि भाई उस जो बेटा हमारी गाड़ी से मारा उसका बाप मंत्री है, तो क्या इंसाफ उम्मीद कर रहे हो लोग। लेकिन ओवैसी साहब, आपकी सक्रियता उत्तर प्रदेश के चुनाव में कम क्यों हुई है अभी हाल के दिनों में? कहां कम है, महीने में हम 7-7 मरतबा भाषण देने जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है। अब ये अलग बात है कि मनोरंजन भारती कवरेज नहीं कर रहे हैं तो मुझे शिकायत करना पड़ेगा मनोरंजन भारती से, मगर हमारी ऐसा कुछ नहीं है। हम 2 दिन पहले भी हम बिजनौर में थे, अब फिर हम फिरोजाबाद जा रहे हैं 25 तारीख को। हमारे रेगुलर प्रोग्राम हर हफ्ते में हमारे लेकिन ओवैसी साहब, आपके ऊपर फिर वही ठप्पा लग रहा है जो बिहार के इलेक्शन में लगा। जो आप कहीं जाते हैं वही ठप्पा लगता है कि आप बी टीम है बीजेपी के, आप वोट बांट देते हैं। इसका एक बार फिर से जवाब दे दीजिए। देखिए मनोरंजन भारती साहब, अगर मैं कल किसी एक रिसेप्शन, मैरिज रिसेप्शन में अगर मोहन भगवत के साथ मैं सिर्फ फोटो में नजर आ जाता, क्या होता बोलिए अब तक। मगर मुलायम सिंह यादव बैठ सकते हैं बाजू, कोई उंगली नहीं उठाता। मुलायम सिंह यादव 2019 में लोकसभा में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता। मेरी लड़ाई तो यही है ना कि अगर आप बोलेंगे तो बड़ा काम कर रहे हैं, और हम जब मुस्लिम माइनॉरिटी के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, लीडरशिप के लिए बात करेंगे, लड़ेंगे, तो आप हमको नाराज हो जाते हैं, बकवास करते हैं, अनाप शनाप इल्जामात लगाते हैं। तो यही इनकी हिपोक्रेसी है, यही इनकी खुली हिपोक्रेसी है जो नजर आ रही है। एक अंतिम का सवाल, अपोजिशन का चेहरा कौन है आज के दिन में? ममता बनर्जी, राहुल गांधी या कोई और? अपोजिशन का चेहरा, बाबा मुझे आधा मिनट दीजिए बोलने के लिए जी। अपोजिशन का चेहरा वो लोग हैं जो कोविड के सेकेंड वेव में जिनके बाप, मां, बहन, भाई की लाशें पानी पर तीर रही थी। अपोजिशन का चेहरा वो लोग बनेंगे जिनके भाई, बहन, मां बाप को ऑक्सीजन नहीं मिला और मर गए। अपोजिशन का चेहरा वो लोग हैं जो नौजवानों में आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है। अपोजिशन का चेहरा वो लोग हैं जो 16% इन्फ्लेशन की वजह से पीपीएफ हो या उनका इन्वेस्टमेंट हो, इस सब कम हो रहा है। ये अपोजिशन का चेहरा है। पेट्रोल डीजल की कीमत से जो लोग जो तड़प रहे हैं, जो किसान मर रहा है, ये अपोजिशन का चेहरा है। कोई अपोजिशन लीडर अपोजिशन चेहरा नहीं हो सकता। देश की ये गरीब जनता जो मोदी सरकार की नाइंसाफियों को भुगत रही है और तकलीफ में, वो अपोजिशन का चेहरा है। चलिए, मुझे लगता है आपकी इस बात को शायद बाकी अपोजिशन लीडर भी सुने और शायद इससे इत्तेफाक रखें। ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया मनोज साहब, थैंक यू।